नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्ण प्रकाश आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम बात करते हैं BA BSc थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट का और इसके साथ ही BEd सेकेंड ईयर के पेपर फोर्थ असेसमेंट फॉर लर्निंग की। इसके दौरान हमने चर्चाएं की है। इन चर्चाओं को सार्थक करने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले और आप अगली चर्चाओं के लिए तैयार हो जाएं। अब तक हमने इस पेपर के अंतर्गत आकलन के अर्थ, परिभाषाएं और उसके संप्रत्यय के बारे में तथा उसके दो प्रमुख प्रक्रियाएं मापन एवं मूल्यांकन के बारे में हमने चर्चाएं की थी। आज हम इस पेपर के अंतर्गत मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का पारस्परिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशंस ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, आकलन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट तथा आकलन का परिदृश्य, पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो हम एक एक करके इन चारों की चर्चाएं की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मापन एवं मूल्यांकन में अंतर की। आमतौर पर शिक्षण के दौरान मापन एवं मूल्यांकन को एक ही समझ लिया जाता है। इन दोनों के अर्थ को भी एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन इनमें कुछ मूलभूत अंतर होते हैं जिनको हम इन बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। मापन और मूल्यांकन के अंतर को स्पष्ट करने के लिए हमने कुछ आधार या कुछ बेस लिए हैं जिनके आधार पर हम इसके अंतर को स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करेंगे। पहला आधार है अर्थ, यानी मापन का अर्थ क्या है और मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो मापन का सीधा सा अर्थ है मापना या मात्रा ज्ञात करने से। मापन में प्रदत्तों का आंकिक वर्णन करने की प्रक्रिया है या प्रदत्तों को जो है एक आंकिक अंक दिया जाता है, जबकि मूल्यांकन में जो है महत्व या मूल्य निर्धारण करना होता है। यानी मूल्यांकन का अर्थ है वस्तु या घटना का महत्व या मूल्य निर्धारित करना। फिर परिभाषा को अगर हम लेते हैं तो मापन की परिभाषा है कि निश्चित स्वीकृत नियमों के अंतर्गत वस्तुओं को अंक प्रदान करना। यानी मापन के अंतर्गत कुछ निश्चित नियम बना दिए जाते हैं और जिसके आधार पर हर वस्तु घटना को एक निश्चित अंक प्रदान करने की प्रक्रिया की जाती है। जबकि मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन की परिभाषा है कि छात्रों के व्यवहारगत जो परिवर्तन होता है, अर्थात अधिगम जो होता है, उसके संदर्भ में निर्णय लेने की प्रक्रिया। अब निर्णय तभी लिया जाता है जब उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होती है। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में कोई निर्णय लिया जाता है। फिर हम इसके प्रकृति या इसके नेचर की हम बात करते हैं। तो मापन की प्रकृति होती है मात्रात्मक या फिर हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव, यानी हम उसमें कोई ना कोई मात्रा निश्चित करते हैं। जबकि मूल्यांकन की जो प्रकृति है या जो नेचर है वो है गुणात्मक या क्वालिटेटिव, यानी मूल्यांकन के दौरान हम जो है किसी न किसी गुण के बारे में हम कोई निर्णय लेते हैं। फिर इसके क्षेत्र, यानी मापन का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, एरिया क्या है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है। सीमित का अर्थ होता है कि मापन में जो है व्यक्ति के किसी एक ही गुण या किसी एक ही पक्ष का मापन या अंकन किया जा सकता है। जबकि मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो बहुत अति व्यापक होता है, यानी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व या फिर व्यक्ति के संबंध में सभी पक्षों का जो है हम मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो अति व्यापक होता है। फिर हम बात करते हैं उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स की। मापन का जो उद्देश्य होता है वो चयन करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, निर्देशन एवं परामर्श देना, शोध एवं विभिन्न कार्यों में सुझाव देना। जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत जो है हम श्रेणीकरण यानी ग्रेडिंग करते हैं, मानक बनाए रखना, स्टैंडर्ड मेंटेन रखना, मार्गदर्शन, सुधार और कठिनाई को पता लगाना। इसके अलावा विद्यालय में या विद्यालय का मानक निर्धारित करना या बनाए रखना, ये भी इसमें शामिल होता है। इसी प्रकार आयोजन के अंतर्गत हम देखते हैं कि मापन का जो आयोजन होता है वो किसी भी समय संभव है, या फिर हम कह सकते हैं कि मापन का आयोजन जो है हम कभी भी कर सकते हैं। जबकि मूल्यांकन जो होता है वो एक सतत प्रक्रिया या एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, वो कभी आपस में अपने आप में रुकती नहीं है। फिर हम बात करते हैं परिणाम की
इसकी रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं इसका। तो परिणाम के अंदर हम देखते हैं कि मापन में छात्रों के बारे में स्पष्ट विचार प्रकट नहीं किया जा सकता। यानी मापन क्योंकि छात्रों के केवल एक पक्ष या किसी एक गुण का मान निकालता है या मान देता है, जिसके कारण हम उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण के बारे में हम उसका रिजल्ट या परिणाम नहीं देख सकते। जबकि मूल्यांकन जो है वो छात्रों के बारे में स्पष्ट विचार या निर्णय लेने में संभव होता है, क्योंकि मूल्यांकन में हम जो है व्यक्ति या बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं, इसलिए हम उसके बारे में स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रश्न, यानी हम इसमें उत्तर क्या निकालते हैं या किस चीज़ का अध्ययन हम करते हैं। यानी मापन जो है क्या मापता है, तो मापन जो है कितना यानी हाउ मच का उत्तर देता है। मापन में कोई मात्रा बताई जाती है कि कितना है, तो हाउ मच का उत्तर वो देता है। जबकि मूल्यांकन जो है वो क्या है या फिर वाट वैल्यू क्या मूल्य है, इसका उत्तर वो देता है। मूल्यांकन में किसी न किसी मूल्य के बारे में उत्तर दिया जाता है। इसी प्रकार इसमें जो खर्च या फिर इसकी मितव्ययता क्या है, तो मापन में ज़्यादा धन, समय या परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। एक सामान्य व्यक्ति या फिर हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर सरल तरीके से हम जो है किसी भी चीज़ की माप या मापन कर सकते हैं। जबकि मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया और एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें धन, समय एवं श्रम ये तीनों अधिक मात्रा में लगते हैं, और इसके लिए एक स्पेशल या फिर हम कह सकते हैं कि एक प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है जो अच्छी तरह से मूल्यांकन कर सके। और अंत में हम बात करते हैं संबंध की, यानी मापन का संबंध जो है कितना है और किससे है, और मूल्यांकन का संबंध जो है वो किसके साथ है। तो मापन का संबंध जो है वो बालक के केवल एक पक्ष से संबंधित है, यानी वो बालक की किसी भी योग्यता के केवल एक पक्ष का मापन करता है। जबकि मूल्यांकन का संबंध उसके संपूर्ण व्यक्तित्व या सभी पक्षों से होता है। तो इस प्रकार हमने मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत जो है इन दोनों में अंतर जो है इन 10 आधारों पर हमने समझने की कोशिश की है। हालांकि ये दोनों आंकलन के दो भाग हैं या फिर आंकलन के दो तत्व हैं, मापन और मूल्यांकन दोनों, लेकिन फिर भी इनमें जो है आधारभूत ये इन आधारों पर हम जो है अंतर हम स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम अपनी आज की चर्चा के दूसरे बिंदु की हम चर्चा करेंगे। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का पारस्परिक संबंध क्या है, यानी इनमें आपस में रिलेशन क्या है। आकलन, मापन और मूल्यांकन तीनों ही अपने आप में गहराई से संबंधित हैं। तीनों ही शिक्षण के क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाते हैं। आकलन एक अपने आप में बहुत बड़ा या बहुत व्यापक शब्द होता है, और इसकी हमने चर्चा की थी कि इसके अंतर्गत मापन एवं मूल्यांकन दोनों इसके पक्ष हैं या दोनों इसमें शामिल होते हैं। आकलन में मुख्य तौर पर किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित सूचना प्राप्त की जाती है, और ये अपने आप में एक विस्तृत शब्द होता है। इसी प्रकार मूल्यांकन जो है वो आकलन की प्रक्रिया के दौरान हम शिक्षण के दौरान जब किसी बालक या व्यक्ति या किसी घटना का अंकन करते हैं, एक मात्रा के रूप में, एक क्वांटिटी के रूप में स्पष्ट उसको मान देते हैं, तो वो मापन की प्रक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार मूल्यांकन जो है वो शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान, यानी जब शिक्षण प्रक्रिया चलती रहती है तो निरंतर उसके साथ साथ मूल्यांकन होता है, और उसके दौरान हम उसमें व्यक्ति की मात्रात्मक जो है उपलब्धि के साथ साथ उसके गुणात्मक उपलब्धि क्या है इसके बारे में हम उसका अंकन करते हैं या इसका माप निकालते हैं। तो मूल्यांकन में भी माप शामिल होता है, और मूल्यांकन एक तरह से कहें तो हम उसमें निर्णय लेने की जो क्षमता आती है, क्योंकि व्यक्ति के हर पक्ष से संबंधित उसका मापन किया जाता है और अंत में उसके विश्लेषण के आधार पर उसका निर्णय लिया जाता है। तो आकलन, मापन और मूल्यांकन तीनों व्यक्ति के मात्रात्मक एवं गुणात्मक हर प्रकार की योग्यता का अंकन करते हैं, और अंत में उसके निर्णय लेने संबंधी या फिर हम कह सकते हैं उसके प्रति एक विचार रखने की हम प्रक्रिया कह सकते हैं। तो ये तीनों ही जो है आपस में अंतर संबंधित हैं। आकलन का ही भाग मापन और मूल्यांकन है, और तीनों शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया के अंग हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में गहराई से संबंधित हैं, और तीनों को अलग अलग रूप में हम नहीं देख सकते या अलग नहीं कर सकते हैं। हम बात करते हैं आकलन के सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। सिद्धांत वो नियम या मापदंड होते हैं जिनके आधार पर किसी क्रिया या हम कह सकते हैं कि कोई जो क्रिया संपन्न की जाती है तो कुछ आधार उसके बनते हैं, और जिनके बिंदुओं को ध्यान में रखकर उस क्रिया को संपन्न किया जाता है। तो सिद्धांत के रूप में हम कह सकते हैं कि आकलन
के सिद्धांत वही माने जा सकते हैं जो मापन और मूल्यांकन के, या फिर हम कह सकते हैं कि मापन, मूल्यांकन और आकलन के, इन तीनों के सिद्धांत लगभग समान ही हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किसी आकलन या किसी मूल्यांकन मापन को आधारित होना चाहिए। अगर इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर मापन या मूल्यांकन या आकलन किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि वह अपने जो उद्देश्य उसमें सफल हो सकता है। इन सिद्धांतों के रूप में हम जो है कुछ 4-5 प्रकार के जो सिद्धांत हैं हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत, यानी आकलन जो कि एक निरंतर प्रक्रिया होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया ये दोनों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है, और आकलन जो है व्यक्ति के हर पल के जो सीखने या अधिगम की जो प्रक्रिया उसका होना चाहिए। तो आकलन भी ऐसा हो जो निरंतर व्यक्ति का मूल्यांकन करे, उसका मापन करे, उसका आकलन करे। तो सबसे पहला सिद्धांत है कि आकलन जो है वो निरंतर चलने वाला होना चाहिए। यूँ नहीं कि थोड़े दिन के लिए हो गया या फिर थोड़ी देर के लिए हो गया और वापस हो गया, नहीं, आकलन निरंतर होने वाला होना चाहिए। दूसरा है व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का तात्पर्य यहाँ पर आकलन में कई पक्षों से ले सकते हैं, जैसे कि आकलन जो है व्यक्ति के या बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का करने वाला होना चाहिए। यानी आकलन जो है व्यक्ति किसी एक पक्ष का आकलन नहीं करके उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन करे। इसी प्रकार आकलन जो है शैक्षिक, शैक्षणिक, व्यक्तिगत विशेषताओं और बालक के कौशल, मूल्य, योग्यताओं को शामिल किया जाना चाहिए। आकलन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं भी संकलित की जा सके। इसी प्रकार आकलन निदानात्मक एवं उपचारात्मक ये दोनों पक्ष में इसमें शामिल होने चाहिए। आकलन लिखित और मौखिक ऐसा भी पक्ष इसमें होना चाहिए। तो व्यापकता का यही अर्थ है कि आकलन जो है कई प्रकार से किया जाए, इसमें विभिन्न प्रकार की विधियाँ, कई प्रकार की जो है हम कह सकते हैं कि तकनीकें या व्यक्ति के, बालक के हर पक्ष से संबंधित हो, तभी उसमें व्यापकता आ सकती है। उसके शिक्षण के साथ साथ उसके अशैक्षणिक जो प्रक्रियाएं हैं या जो अधिगम है उसका भी आकलन निरंतर होना चाहिए, तभी उसमें व्यापकता का गुण आ सकता है। तीसरा सिद्धांत है विविधता का सिद्धांत। विविधता का तात्पर्य है कि बालक के हर पक्ष से संबंधित होता ही है, इसके साथ साथ सभी प्रकार के बालकों और पाठ्यक्रम के सभी पक्षों को शामिल करते हुए उसमें विविधता लाने की कोशिश की जाए। इसके साथ साथ उसमें बालक की जो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसको भी ध्यान में रखकर अलग अलग विधियों के माध्यम से उसका आकलन होना चाहिए। ये इसमें विविधता को दर्शाता है। नेक्स्ट है उपयोगिता का सिद्धांत। यूटिलिटी क्या है? तो उपयोगिता यानी आकलन ऐसा हो जो बालक की उपयोगिता को बढ़ाए, या फिर हम कैसे कुछ ना कुछ उपयोग आए। अगर ऐसा आकलन जो बालक के किसी काम का ना हो या किसी शिक्षक के कार्य में उपयोग ना हो तो इस प्रकार का आकलन निरर्थक होता है। उपयोगिता हम ये भी कह सकते हैं कि बालक की विभिन्न प्रकार की जो योग्यताएं और कमियों को या कठिनाई को जानकर उसके बाद उनका निदान होना चाहिए, उपचार होना चाहिए। यानी बालक के सामने उस आकलन का कुछ ना कुछ उपयोग होना आवश्यक होता है। यही उसकी उपयोगिता का सिद्धांत माना जा सकता है। फिर है उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत। उद्देश्य पूर्णता का अर्थ होता है कि आकलन का कोई ना कोई उद्देश्य हो। बिना उद्देश्य के किया गया आकलन नहीं रह जाता है। अगर हम शिक्षा और शिक्षण के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्रभावता या उनका जो है प्राप्ति जो है कहाँ तक कर ली गई है, इसके साथ साथ आकलन का जो उद्देश्य होता है कि बालक की कठिनाई क्या है, बालक ने कितना जान लिया है, या उसके संबंध में जो निर्णय लेने का जो उद्देश्य होता है वो भी इसमें शामिल होता है। तो बिना उद्देश्यों के आकलन नहीं रह जाता। इसलिए आकलन का उद्देश्य होना आवश्यक होता है, या फिर उद्देश्यों पर आधारित होना आकलन का जरूरी होता है। अगला है सरलता का सिद्धांत। यानी आकलन हम अभी तक कह रहे थे कि आकलन जो है एक बहुत बड़ी या बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसलिए हम कह रहे थे कि आकलन जो है अधिकतम सरल होना चाहिए। कोई भी सामान्य प्रशिक्षक या सामान्य शिक्षक जो है बालक का आकलन कर सके, इस प्रकार की आकलन की क्रियाविधि या आकलन की प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि सामान्य शिक्षक जो है उस बालक की कमी और उसकी जो योग्यता है उसका परीक्षण कर सके और उसके बारे में कोई निर्णय ले सके। और अंत में है सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत अर्थात आकलन जो ऐसा होना चाहिए जो बालक की कमी या उसकी योग्यता को बताने के बाद या उसको जानने के बाद बालक को अभिप्रेरित करे या सक्रिय बनाए रखे।
तो आकलन ऐसा हो जो बालक को अभिप्रेरित करे और अभिप्रेरणा के साथ साथ बालक को अधिगम करने या सीखने के लिए सक्रिय रूप से योग्य बनाए या सक्रियता प्रदान करे। तो आकलन जो है सक्रियता का सिद्धांत भी होना चाहिए आकलन में। तो इस प्रकार इन 6-7 सिद्धांतों के आधार पर जो आकलन उपयुक्त होता है उसी को हम कह सकते हैं कि ये अधिक प्रभावी आकलन है या सिद्धांतों पर आधारित आकलन है। और अब अंत में हम बात करते हैं आज के अंतिम बिंदु आकलन का परिदृश्य या पर्सपेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट। आकलन को आपने अब तक समझ लिया है, लेकिन एक नया शब्द आ गया आपके सामने, परिदृश्य या पर्सपेक्टिव। परिदृश्य या परिप्रेक्ष्य क्या है इसको पहले जानना जरूरी है। परिदृश्य और पर्सपेक्टिव इस शब्द का अर्थ होता है के संदर्भ में देखना, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू यानी किसी दृष्टिकोण से देखना। जैसे इसको और स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कि एक वस्तु है चेयर या कुर्सी। अब हम इसको 2 परिदृश्यों से देखने, एक इकोनॉमिक दृष्टि से और दूसरा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से। अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव या आर्थिक परिदृश्य से हम कुर्सी की व्याख्या करें या कुर्सी को देखें तो हम देखेंगे कि कुर्सी की लागत क्या है, किस प्रकार की लकड़ी से वो बनी है और कितनी कॉस्ट में बनकर जो है वो उपभोक्ता तक पहुंचेगी और उपभोक्ता उसको उस कॉस्ट के अंतर्गत खरीद कर कितना आनंद या कितनी संतुष्टि वो प्राप्त करेगा। और हम दूसरे परिदृश्य यानी पॉलिटिकल या राजनीतिक परिदृश्य अगर हम उस कुर्सी की चर्चा या व्याख्या करें तो देखेंगे कि ये कुर्सी किसके लिए है और इस पर कौन सा पदाधिकारी या किस पदाधिकारी को बैठने के लिए कहा जाएगा। तो उस कुर्सी की पावर उस पर बैठने वाले के पद के अनुसार उसमें निर्धारित की जाएगी। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, एक कलेक्टर की कुर्सी या एक शिक्षक की कुर्सी, तो इन तीनों कुर्सियों के आधार पर कुर्सी एक ही है, एक ही मटेरियल की है, लेकिन जब उस कुर्सी पर 3 अलग अलग शक्ति वाले व्यक्ति बैठते हैं तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है, उसका मूल्य अलग हो जाता है, उसका देखने का तरीका अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिदृश्य या पर्सपेक्टिव जो है के संदर्भ में देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है या उसकी व्याख्या करने का तरीका है। तो हम भी यहाँ पर आकलन का परिदृश्य क्या है या पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट क्या है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। आकलन एक विस्तृत अर्थ देने वाला पद है। इसमें मापन एवं मूल्यांकन दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती है, ये अब तक हमने जाना है। आकलन में दोनों आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन भी शामिल होता है। इसमें परीक्षाएं, जांच सभी प्रकार की समाविष्ट होती हैं। संरचनात्मक या विकासात्मक जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं तथा योगात्मक यानी सबमेटिव मूल्यांकन भी इसमें शामिल होता है। कक्षा कक्ष इसमें अधिगम के लिए आकलन को अपनाया जाता है। वहाँ छात्र प्रारंभ में ही ये जानते हैं कि उससे क्या सीखने की अपेक्षाएं, यानी कक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही बालक को ये ज्ञान हो जाता है कि उसके माता पिता, उसके अध्यापक जो है उससे क्या अधिगम करने की अपेक्षा रखते हैं, यानी उसको क्या सीखना है वो उसको ज्ञान हो जाता है। शिक्षण इकाई के प्रारंभ में ही शिक्षक छात्रों को समझाने का प्रयास करता है और ये प्रयास करता है कि छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है। यानी जब अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य करवाता है तो शुरुआत में वो पहले ये देखता है कि बालक ने अब तक क्या सीखा है, यानी उसका पूर्व ज्ञान क्या है, जो प्रकरण या जो बिंदु वो लेता है उसके संबंध में उन छात्रों को क्या पहले से कुछ ज्ञान है, कुछ उसके बारे में जानकारी है, वो ये जानने की कोशिश करता है और ये जानने का प्रयास करता है कि कमी क्या है या ये कहें कि कहाँ पिछड़ रहे हैं, ये पता भी लगाता है कि छात्रों ने क्या गलत सीखा है। यानी इन सब चीज़ों के आधार पर कि बालक ने इस विषय के संबंध में क्या ज्ञान रखा है या कितना सीखा है, क्या नहीं सीखा है, अगर सीखा है तो कहाँ पर वो पिछड़ रहे हैं, इसके अलावा उसने क्या गलत सीख रखा अभी तक। क्योंकि हम देखते हैं कि जो बालक एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आते हैं या फिर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय छोड़कर आते हैं, इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब आप स्कूल के लेवल से निकलकर कॉलेज लेवल पर आते हैं तो अब तक आपने स्कूल के लेवल पर जो गलतियां की है या फिर जो चीज़ें सीखी है, जिस प्रकार के माहौल में रहे हैं, उसी माहौल की या उसी प्रकार की आदतों को आप महाविद्यालय में भी प्रयोग करते हैं। तो एक अध्यापक के लिए आवश्यक होना है कि बालक अभी तक क्या गलत सीख रहे हैं ये भी जानना उसमें आवश्यक होता है और ये सब आकलन के आधार पर होता है, क्योंकि आकलन के द्वारा ही बालक
बालक की इन्हीं गलतियों, इनकी योग्यताओं सबको शिक्षक पहचान सकता है या देख सकता है। छात्र व अध्यापक दोनों ही छात्रों के ज्ञान का आकलन करते हैं कि उसके सहपाठी, किसी भी बालक के कक्षा के सहपाठी और अध्यापक दोनों उस छात्र के आकलन का प्रयास करते हैं। अधिगम का आकलन अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में चलता है। यानी हम कह सकते हैं कि अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन नहीं, अधिगम का आकलन, ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, यानी जब बालक सीखना शुरू करता है तब से लेकर अंत में जब वो शिक्षण पूरा करता है तब तक उसकी प्रक्रिया वो चलती रहती है। इसी तरह अधिगम का मूल्यांकन जो है योगात्मक यानी समेटिव होता है, यानी सभी तरह से योगात्मक रूप से अंत में जब हम ये देखते हैं कि बालक ने क्या उपलब्धि प्राप्त कर ली है उसके आधार पर होता है। ये आकलन शिक्षण इकाई के अंत में होता है, जैसे कि मैंने कहा कि शिक्षण के अंत में इकाई होता है। इस प्रकार आकलन केवल शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करता है, बल्कि ये शैक्षणिक गतिविधियां यानी को करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसके आधार पर भी बालक का मूल्यांकन या आकलन निरंतर चलता रहता है। छात्रों के मूल्यों, कौशलों एवं व्यवहारों का आकलन भी आकलन की प्रक्रिया में शामिल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आकलन के परिदृश्य में बालक की संपूर्ण गतिविधि, जो शिक्षण गतिविधि है और जो शैक्षणिक गतिविधि है, एक तरह से कहें कि बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन जो है इसमें शामिल होता है, और यही आकलन का परिदृश्य या पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट कहलाता है। दोस्तों, आज का यह टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और अच्छा नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी कमी है या जो आपको पूछना है वो आप ज़रूर पूछिएगा। हम उसका निस्तारण करने की या उसको उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे पूरी। और आज के लिए अब इतना ही, आगे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम और मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।